जो वकील साहब उनको, चाहे वो मालिक मकान की तरफ से हो या किराएदार की तरफ से हो, फिर वो अपने हिसाब से उस केस की मजबूती को करके वो दाखिल करते हैं केस को। फिर किराएदार क्या करता है कि वो अपना रेंट कोर्ट में जमा कराना शुरू कर देता है। अच्छा। कोर्ट में जो रेंट होता है, एग्जिस्टिंग रेंट, अगर वो 5,000 पे रह रहा है तो 5,000 रुपए महीना वहाँ जमा कराता रहेगा। भाई वो कोर्ट में जो दे रहा है तो वो 3 महीने पहले वहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, वो तो जो अब वो मालिक मकान कह रहा है 10,000 करो ना। अच्छा। तो वो 10,000 नहीं कर रहा, कोर्ट में चला गया, वो 5,000 रुपए जमा करा रहा है। वो कह रहा है जी ये बनता नहीं, इनका अगर रेंट बढ़ाते हैं 2 साल में तो 5,500 रुपए बनता है एक तरह से। हाँ। ये मुझसे 10,000 मांग रहे हैं, तो ये गलत है। तो मेरा केस बनता है, बोनाफाइड केस है, मैं जाता हूँ अदालत के अंदर, मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि आप फेयर रेंट मुकर्रर कर दें। फिर अदालत केस चलाती है, फैक्ट्स देखती है, सारी चीजें। बाद मतलब कभी ज्यादातर लैंडलॉर्ड को भी फेवर होता है, किराएदार को भी फेवर होता है, और ये केसेस, मगर ये कि इसमें लेंथी प्रोसीजर चलते रहते हैं। अगर किसी वक्त जो ये सिचुएशन आती है कि जी वहाँ की प्रॉपर्टी की जो है वो वैल्यू बढ़ गई है, जी, तो ये क्या मालिक मकान का ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा सकता है, वो अपनी जगह की वैल्यू बढ़ाए? नहीं, दो सोचते हैं ना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना और रेंट की वैल्यू बढ़ना। क्या रेंट की वैल्यू बढ़ गई है? मालिक मकान तो सूरत में रेंट बढ़ेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो रेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो जब बेचेंगे जब होगा ना। देखें, प्रॉपर्टी की पोजीशन ये होती है कि एक आपने प्रॉपर्टी ली 2 लाख रुपए की, ठीक है, और वो हो गई 20 लाख की। वो हो तो गई 20 लाख की, मगर जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक वो 20 लाख की नहीं है, वो तो है 2 लाख की आपके हाथ में। मगर रेंट क्योंकि बढ़ रहा है उस एरिया का, तो रेंट अगर बढ़ रहा है और आप रेंट बढ़ाना चाहते हैं, और तो नेचुरली फिर आप उसके साथ वो उनका राइट है। ठीक है, देखिए लॉ में एवरी सेकेंड ईयर 10% बढ़ते, ऑटोमेटिकली आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर हो, मालिक मकान के पास, वो कहेगा जी मुझे ये रेंट चाहिए, आपने रहना रहे, आपने नहीं रहना रहे, खाली कर दो। अच्छा, उसके बाद चलें, ठीक है, कोर्ट में चले जाएं, मगर दुश्मनी ना करें। यही तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि दुश्मनी है। पानी क्यों बंद करते हैं? पानी बंद कर देते हैं, फिर क्या कहते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, या झगड़ा होता है, मोस्टली दस्तों गिरबान हो जाते हैं। अच्छा, वो एक तरह की ऐसी दुश्मनी हो जाती है कि फिर एक दूसरे की शक्ल देखना, सास बहू में इतना नहीं होता जितना किराएदार और मालिक मकान में हो जाता है। बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिंदगी के अंदर। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि भाई यहाँ तो हर आदमी किराएदार है। मतलब वो इस हवाले से कि इस दुनिया में हम किराएदार ही तो है, हम मालिक बने बैठे हैं। किसी दिन भी हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, हम ऊपर निकल जाएंगे। सूरत हाल तो ये है ना। आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किराएदारी के जो उसूल है उनको अपनाएं कि आप खुद दुनिया में किराएदार हैं। किसी दिन आपके जो है ना डेट एक्सपायरी की आ जाती है, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और आप जो है खाली करके निकल जाते हैं। और नहीं, देखिए नॉर्मली होता है कि जब अच्छे इंसान होते हैं या उनकी नेचर अच्छी होती है तो अच्छे इंसान ना है, गुड क्वेश्चन, अच्छे इंसान की बात है ना। अच्छे इंसान तलाश, ये भी एक प्रॉब्लम है कि अच्छे इंसान सही। देखिए आदमी तो हर एक होता है, अच्छा इंसान ही तो बनाना है अल्लाह मियां ने आपको। अच्छा इंसान बनने के लिए तो भेजा है आपको यहाँ। अब अच्छा इंसान अगर बनेंगे तो आप अच्छी चीजें करेंगे ना। जो आप कहती रहती हैं, आप जो बातें करती हैं कि भाई आप लड़ो नहीं, प्यार करो, मोहब्बत करो, इखलाक से रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, तो ये अच्छे इंसान की खासियतें आप बयान करती हैं। तो उसी को तो ढूंढना है कि वो है कहाँ। वो सब में, देखिए वो सब में मेरे ख्याल से, लेकिन वो सिर्फ आपको अपने आप को पॉलिश करना है, आपको अपने आप को समझना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो ये ना कि हमने कानून को समझ लेना है बस, दैट्स इट। अगर हम कानून को समझ जाएंगे, दुनियावी कानून भी और दीनी कानून भी। प्रॉब्लम यह है कि सफेद बूट पे काली पॉलिश कर दें आप तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आपको कोशिश ये है कि पॉलिश जो करनी है आपको, पॉलिश जो आपको सूट करती है वो पॉलिश करें, जिससे आप निखर के सामने आए। ऐसे नहीं है कि आप चाहें कि मैं काले रंग पे सफेद पॉलिश कर दूं और सफेद रंग पे काली पॉलिश कर दूं, तो नेचुरली फिर बदहैयत जिसे कहते हैं ना, बदसूरती आया हो जाती है। तो इंसान के किरदार की बदसूरती कब आती है कि वो अपने आप को जिस रंग में पॉलिश कर रहा होता है वो उस रंग में खुल के माशरे में सामने आता है। तो फिर आपको पता लगता है कि ये है क्या, कि आइदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिए दुनिया का भी उसूल है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर करंट आता है, आता है ना, कि दोनों मिलते नहीं है तो क्या कहते हैं, करंट भी नहीं आएगा। दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव लोग हैं, मगर पॉजिटिव इतने ज्यादा नजर नहीं आते आपको जितने नेगेटिव नजर आते हैं। नेगेटिव नजर इसलिए आते हैं कि बुराई हमेशा खुल के सामने आती है, और अच्छे लोग जो है वो पीछे रहते हैं। वो अपने दिल में ख्वाहिशें दबाए रखते हैं और वो देखते हैं माशरे को। बहुत कम लोग होते हैं, ब्लंट होते हैं, जो कह सके माशरे में, जो बता सकें कि ये बुराई है। हमारी पोजीशन जो इस वक्त ये है कि हम दोस्त हैं किसी के, तो हम मुनाफिक दोस्त हैं।
हम दोस्त को पॉलिश करके, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम मक्खन लगा के या उसकी तारीफ करके हम उसको हमेशा जो है ना अपग्रेड करते हैं। तो हम सब माहिर होते क्यों? हैं। हमें हमारी दोस्ती जब है कि जब हम उस दोस्त को बता सकें कि तुम्हारी ये बात गलत है, हाँ। इसको सही करो, इसको ठीक करो, बिकॉज ये दूसरों को नुकसान दे रही है। जब चीज वो दूसरों को नुकसान दे रही है तो मेरा हाँ, दिस इज माई ड्यूटी टू टेल माई फ्रेंड कि भाई आप इसको ठीक कर लो। तब वो मैं उसका दोस्त हूँ। अगर मैं उसको उसकी बुराई नहीं बता रहा हूँ, उसके जो माइनस पॉइंट है नहीं बता रहा, तो मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। हाँ, उसकी अच्छाई भी करें आप। दोस्त वो है जो दोस्त की पीछे से अच्छाई करता है और सामने से उसकी इस्लाह करता है, बुराई नहीं, इस्लाह करता है। आप उसको बुराई के जुमरे में कोई ले जाए वो एक अलग बात ही होती है इस्लाह। आप अपने दोस्त की इस्लाह करना चाहते हैं तो उसे बताएं कि दिस इज योर वीक पॉइंट, यू हैव टू डेवलप इट, यू हैव टू लुक आफ्टर, कि आप किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करते हैं, किस तरह से आप निखर के सामने आते हैं और किस तरह से आप माशरे के लिए यूजफुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हम वापस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रेंटल, हम आज बात कर रहे हैं जी किराएदारों के मसाइल और जो मालिक मकान के जो मसाइल होते हैं, दोनों को हम देखना चाह रहे हैं कि असल मालिक मकान, हाँ जी, मालिक मकान की पोजीशन ये है कि देखें आजकल दोनों इस बारे में मामले में दोनों ही बदनाम हो जाते हैं, दोनों बदनाम हो जाते हैं। मगर आप मालिक मकान को ये देखें कि वो अपनी एक इन्वेस्टमेंट करके कोई चीज बनाता है। अब माशरे के अंदर गुर्बत इमारत ये तो अल्लाह ताला ने रखी है और वो ये क़यामत तक इसी तरह रहेगी। वो इक्वल नहीं हो सकता, ना बराबर हो सकता, ना अल्लाह ताला उसे बराबर करना चाहते हैं, वरना इंसान का इम्तिहान खत्म हो जाएगा ना, जो जिसके लिए वो दुनिया में आया। एक आदमी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर की कमाई लगा के एक मकान खड़ा करता है, तो नेचुरली वो उसकी तमाम उम्मीदें आसें उसके साथ लगी होती हैं, बहुत सारों की रोटी उसके साथ लगी हुई है। वो किराए पे जब देते हैं तो उनका किचन चलता है। सूरत हाल अब किराएदार जो हैं उनको ये सोचना चाहिए कि प्रॉपर्टी उनकी नहीं है मगर वो रह रहे हैं, तो उसकी हिफाजत उसी तरह से करें जिस तरह से कि करने का हक है। कि भाई आपने किसी की चीज ली है तो आप उसको खराब नहीं करें और इसी तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप फॉलो करें। इसी पे मैं बात करती हूँ कि नॉर्मली छोटे छोटे इश्यूज आते हैं मालिक मकान के पास कि जो किराएदार होते हैं जी, आप यहाँ पे वो लोग जैसे किराएदारों के इश्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे कोई सीनरी, पेंटिंग्स नहीं लगा सकते, हम ठोक नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमारे मालिक मकान जो है बहुत शोर मचाते हैं। नॉर्मली ये इश्यूज आ रहे होते हैं। तो मालिक मकान शोर मचाते हैं, किराएदार मालिक मकान शोर मचाते हैं ना कि भाई आप दीवार पे कोई कील नहीं लगा सकते, आप ये छोटे, मैंने सुने हैं ये सारे इश्यूज ना। तो मैं यही इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि क्या ये मालिक मकान का राइट है कि वो ये जाकर के बताए कि नहीं आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आप इस तरह से कील नहीं लगा सकते, ये सब चीजें। क्योंकि अगर कोई बंदा रह रहा है अपने घर को सजाना चाह रहा है, वो फिर मैं अर्ज करूंगा जो आप एग्रीमेंट बना रहे हैं ना, उसके अंदर एक क्लॉज होती है कि आप इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब आपको मालिक मकान से परमिशन लेनी है कि मुझे ये दीवार है इसको मुझे आधी करनी है, तो आप उससे परमिशन लेंगे कि भाई मैं इसे ठीक कर लूँ। जहां तक पेंटिंग लगाने का सवाल है वो मना नहीं कर सकता, घड़ी लगाने का सवाल है मना नहीं कर सकता, टीवी लगाने का सवाल है मना नहीं कर सकता। मगर आपको ये देखना है कि आपकी टीवी की आवाज ऐसी हो कि वो मालिक मकान परेशान नहीं हो और मालिक मकान की टीवी की आवाज ऐसी हो कि किराएदार परेशान नहीं हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, मालिक मकान को भी सोचना चाहिए ना, दोनों चीजें। और इसी तरह किराएदार को सोचना चाहिए। वो उसके घर के इंटीरियर के लिए तो वो कोई मना नहीं करेगा, इंटीरियर का प्रॉब्लम नहीं है कि वो इंटीरियर में क्या लगाता है, कोई पेंटिंग लगाता है नहीं लगाता है। हाँ, ऑल्ट्रेशन अगर वो कोई करना चाहता है तो ऑल्ट्रेशन के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने मालिक मकान से, वरना बसूरत दीगर में वो वायलेशन हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो उनका आपस में हुआ होता है। अगर आप नॉर्मली बाहर मुल्क में जाएं और वहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल अगर 8 बजे के बाद आप जोर से बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो फौरन नीचे से, मुझे याद है लंदन में वहाँ पे आ जाते थे कि जी आप आवाज आ रही है, ये जो है ठक ठक क्यों हो रहा है, लेकिन किराएदार नहीं, यहाँ वाइस वर्सा पोजीशन ऐसा नहीं है। यहाँ 12 बजे तक भी टेप रिकॉर्डर या टीवी बहुत तेज आवाज से चल रहा होता है और अगर आप उससे जाके शिकायत भी कर दें तो वो उसकी तवज्जो नहीं देते। हालांकि ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि भाई अगर किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को जल्दी सोने की आदत है, अब जैसे किराएदार को जल्दी सोने की आदत है और वो चाहता है कि 9 बजे या 10 बजे में सो जाऊं और थोड़ा साइलेंट। अब आप अगर तेज आवाज में टीवी चला रहे हैं या तेज आवाज में टेप रिकॉर्डर चला रहे हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो दिस इज नॉट गुड। जाहिर है फिर लोग भी तुमको कहेंगे कि अरे देखो ना तुम तो मालिक मकान हो, तुम्हें क्या परेशानी है। ये हमारे यहाँ के जो थर्ड लोग होते हैं ना, थर्ड पर्सन होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ये एहसास की बात है ना।
और अच्छा, होता है। ब्रेक पे जी जाना है, प्लीज प्लीज। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती अपने मालिक मकान से या अपने किराएदार से, क्योंकि दोस्तियां भी बहुत होती हैं, दो खवातीन की आपस में बहुत दोस्तियां चल रही होती हैं, सब रिश्ते नाते हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आप इस पे भी आकर के बता सकते हैं कि अगर किसी का रिश्ता भी हुआ है तो उस पर भी बात कर सकते हैं हमारे साथ। सुबह बखैर वाइफ के साथ में हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। और लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है और इसी लड़ाई को खत्म करने के लिए हम कब से इन्हीं सब छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कशंस कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अभी जिन्होंने हमें देखना स्टार्ट किया है, जिन्होंने अभी हमारा शो देखना स्टार्ट किया है, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं आप लोगों को कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं जी किराएदार और मालिक मकान के जो इशूज़ होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोनों की प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही हैं। किराएदारों की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और मालिक मकान की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दोनों तरफ से। वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है ना। अच्छा, तो फिर हमने अभी बात करी कि जी जो रेंट लोग जो लेते हैं उनके क्या राइट्स थे। आप मुझे बताएं कि जो अपना घर दे रहे होते हैं उनके अपने क्या राइट्स होते हैं। जाहिर है वो अपनी जगह पे बिल्कुल कभी कभी लग रहा होता है कि हाँ वो सही कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, अगर वो अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके क्या राइट्स हैं, वो किस तरह से इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं, किस तरह से लाइक जब किराएदार कुछ गलतियां कर रहे होते हैं तो उनके राइट्स है ना कि वो बोल सकते हैं। बिल्कुल, देखें वो मालिक है मकान के, उनके राइट्स ज्यादा बनते हैं। हाँ। एक तो आपको वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं अपनी, मतलब चाहे वो कितनी महंगी है, चाहे आप 3,000 रुपये किराए पे जा रहे हो या 3 लाख रुपए किराए पे जा रहे हो, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से आदमी किराए पर चीजें लेता है। तो अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको आप यूज करने जा रहे हैं। हाँ। आप 3,000 रुपये महीना या 3 लाख रुपये महीना अगर दे रहे हैं, 3 लाख रुपये महीना जो दे रहा है वो यकीनन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, और 3,000 रुपये जो दे रहा है वो तो यकीनन 30 लाख की या 10 लाख की या 5 लाख की प्रॉपर्टी होगी। तो उसने वो 10 लाख या 8 लाख अपनी जिंदगी में, किसी ने कोई प्रोविडेंट फंड लेके, किसी ने कोई जिंदगी की पेंशन लेके वो घर बनाया, और उसने कहा नीचे मैं रहता हूँ, ऊपर किसी को रहने दे, या ऊपर मैं रहता हूँ नीचे किराएदार को दे दूँ, तो मेरे एक चूल्हा जलेगा और वहाँ से कुछ पैसे आते रहेंगे, या बच्चों की तालीम है उसकी, या बहुत सारी चीजें हैं, और या किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि उनका एक घर है, दूसरा बना के किराए पे देते हैं कि जी एक फिक्स इनकम आना शुरू हो जाती है। तो वो उसको अल्लाह ने तौफीक दी होती है, वो बनाया होता है। मतलब ये नहीं है कि किसी को बोलेंगे जी आपने दूसरा घर बनाया हुआ है तो आपने तीसरा बनाया, क्यों बनाया हुआ है। बाद लोगों का ये बिजनेस है। हाँ। बाद लोगों का ये काम है कि वो चीजें बनाते हैं और किराए पर देते हैं। मालिक मकान का राइट है कि जाहिर बात है उसकी प्रॉपर्टी है, उसका राइट बनता है ज्यादा से ज्यादा। तो आप मतलब जो किराएदार है उसका ये है कि आप मालिक नहीं है, मगर एक तरह से आप जब आप उसके अंदर रह रहे हैं तो उसकी देखभाल तो आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे कि हर तरह से उसकी देखभाल करें। हाँ। और जो एग्रीमेंट आपने साइन किया है उसको फॉलो करें। देखिए टेबल टॉक पे बहुत सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, आप टेबल टॉक कर लें। एक और बात, नॉर्मली एक दो इश्यूज और देखने में आते हैं कि जो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, जो घर बना रहा है, बात तो होता है कि वो इलीगल वे में आगे बढ़ा देते हैं ना थोड़ी सी जगह। वो इंक्रोचमेंट का एक अलग इशू। हाँ जी, वो भी एक इशू है। बहुत बड़ा इशू। घरों की बात हो रही है तो उस पर भी बिल्कुल हम बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें भी बड़े मसले स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे याद है, वो मुझे इसलिए याद आया कि हमारे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे मेरी अम्मी डैडी का घर है, वहाँ पे ये इशू हुआ था कि उन्होंने अपना घर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था और फिर उस पर बाकायदा उनकी लड़ाई झगड़े हुए थे पूरे मोहल्ले वालों से। तो ये क्या, ये क्यों? ये इसमें जी देखिए, एक चीज तो ये समझ लेंगे, प्रॉपर्टी जो लैंड होती है वो 3-4 किस्म की महकमों से मिलती है। या तो वो KMC की लैंड होती है, या KDA की लैंड होती है, या कैंटोनमेंट की लैंड होती है, या सोसाइटी होती है वो कोई। तो ये इस किस्म के, जैसे सोसाइटी है एक, आप कोई अल्लाह वाला सोसाइटी है, दारुसलाम सोसाइटी है, लखनऊ सोसाइटी है, इस किस्म की सोसाइटीज है। इसका मतलब वहाँ एक सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी को वो लैंड अलॉट हुई है, वो सोसाइटी अपने मेंबर्स को वो प्लॉट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी। अब उसने डिमार्केशन कर दी, प्लॉट बताया आपको ये 200 गज का प्लॉट आपका है, उसने लाइन बना के आपको दे दिया कि ये 200 गज में आप अपना मकान बना लें एज पर द रूल ऑफ द सोसाइटी, या एज पर द रूल ऑफ कैंटोनमेंट, एज पर द रूल ऑफ किसी भी जहाँ पे आपकी वो लैंड है। अब वो 200 गज की जो डिमार्केशन हो गई है, आपने क्या किया, 3 फुट इधर से आगे कर लिया, 2 फुट इधर से आगे कर लिया। इसका मतलब आपने सामने वाले की जमीन खा ली और इधर से किसी और खा ली, और आपने घर बना के खड़ा भी कर दिया, पूरा बन गया। अब आप कह रहे हैं जी मैंने तो बना दिया, अब आप ये मुझे दे दें। भाई आपको क्यों दे दें? आपकी लिमिटेशन थी 200 गज की, तो आपको तो 199 में बनाना चाहिए था भाई। आप किसी का राइट, किसी की जमीन क्यों खा रहे हैं? किसी की जमीन नहीं खाए। फिर उसके ऊपर केसेस चलते हैं, सोसाइटी में चलेंगे, कैंटोनमेंट में चलेंगे, या फिर आपका KDA में चलेंगे, KMC में, तो वो सालों केसेस चलते हैं। बाद दफा कोर्ट के ऑर्डर्स ऐसे आ जाते हैं कि आप तोड़ के दें जमीन, तोड़ दें, उसका घर तोड़ दें आप।
और बहुत सारे केसेस में हुआ कि उन्होंने तोड़ दिया या फिर उन्होंने कंपनसेशन इतना दिया है सामने वाले को कि उसको कोर्ट ने कहा कि भाई आपने जमीन क्यों ले ली। हाँ। तो हमें प्रॉब्लम ये है कि अपनी हुदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। जो हमारी हुदूद मुतय्यन है ना, जी हाँ। तो वो चाहे वो जमीन की मलकियत हो, चाहे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हो, ठीक है। जहाँ आपने हुदूद क्रॉस की वहीं पे आपके कानून का इतलाक शुरू हो जाता है। हाँ। और वहीं जो है प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है जी हाँ। किसी भी तरीके से। जैसे आप गाड़ी चला रही हैं हाँ। और एक लिमिट